नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, खबर में थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले आपने एनपीएस सुना होगा, ठीक है, और अगर सारे जनजीज होंगे तो उन्होंने नहीं सुना होगा, एक ओपीएस भी एक जमाने में हुआ करता था। एनपीएस को बोलते हैं न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम और ओपीएस को बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इसका हाइब्रिड निकाला। क्यों? क्योंकि बहुत विरोध हो रहा था कि भाई एनपीएस जो है वो कर्मचारी विरोधी है, सरकारी जो सेवक हैं उनके हितों का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि इनको एश्योर्ड पेंशन नहीं मिल रहा था, नंबर 1। दूसरा, एनपीएस में दिक्कत क्या थी कि मान लो 100 रुपए सरकारी कर्मचारी का कटता है तो सरकार भी लगभग 150 रुपए उसमें लगा देती है, और ये 250 रुपए जाता है 2-3 जगह इन्वेस्ट होता है। मान लो एसबीआई में हो गया, मान लो एलआईसी में हो गया, और तीसरा किसी और मान लो म्यूचुअल फंड में या किसी और जगह इन्वेस्ट हो गया। इसका जो रिटर्न मिलेगा, जो लमसम रिटर्न मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा, बाकी हिस्सा सरकार के पास रहेगा और उससे आपको पेंशन मिलता रहेगा। ये था इसका बेसिक सिद्धांत जो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। कर्मचारियों की चिंताएं ये थी कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, ये अगर 250 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया ये डूब भी तो सकता है, एसबीआई डूब भी सकती है, एलआईसी डूब भी सकता है, कोई भी कंपनी डूब सकती है, फिर हमें मान लो कुछ नहीं मिला लास्ट में तो, नंबर 1। नंबर 2, इससे जो पेंशन आ रहा है एक कैलकुलेशन के हिसाब से, वो ओपीएस में जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो उसका जो अंतिम तनख्वाह, अंतिम जो सैलरी होती थी वो जितनी होती थी, मान लो 100 रुपए, तो उसका 50 रुपए उसको पेंशन मिल जाता था। एक अनुमान के हिसाब से अगर उसको 50 रुपए यहाँ पेंशन मिलता था अपनी सैलरी की आधी की, तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए ही पेंशन मिल पा रहा था, इस तरीके की कंट्रीब्यूशन से जो आया हुआ मनी है, उसके इंटरेस्ट से जो आया हुआ मनी, तो इनका कर्मचारियों का, अधिकारियों का घाटा हो रहा था, इसलिए भी असंतोष था। नंबर 2, यहाँ पे जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे वो पूरा पैसा टैक्स फ्री के रूप में उनको मिल जाता था, ग्रेचुटी मिल जाती थी, पूरा कंट्रीब्यूशन मिल जाता था, जीपीएफ मिल जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है, पूरा पैसा निकालोगे तो टैक्स लगेगा, नहीं तो सिर्फ 40% ही निकाल सकते, ठीक है। वो भी बड़ा विरोध हुआ था। उसके बाद सरकार ने इस चिंताओं को समझा। दूसरा कारण था पॉलिटिसाइजेशन हो गया था स्कीम का, कि कई कई जो विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें थी उन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम में डिबेट बहुत है, क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा क्योंकि बहुत पुराना हो गया सब, लेकिन फिर भी आ जाए तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में कि भाई कर्मचारियों का वेलबींग सुनिश्चित होता है। दूसरा, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तीसरा, उनके पास अगर इनकम रहेगा तो वो खर्च करेंगे, मिडिल क्लास आगे जाएगा, इकोनॉमी का पहिया बढ़ेगा। चौथा, उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा जिसकी वजह से ज्यादा डेडिकेशन के साथ में नौकरियों में काम करेंगे। अदरवाइज अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज भी छोड़ रहे हैं, अपनी प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं। नुकसान क्या है, भारत में जब आज भी कुछ लाख रुपए, 1 लाख कुछ हजार रुपए ही या कितना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, जब एवरेज इनकम है लोगों की, उस समय सरकारी नौकरियों में जिनमें की मिनिमम जो सैलरी है पर मंथ वो 18,000 रुपए है सरकारी नौकरियों में, मिनिमम जो सैलरी है। सबसे छोटी पोस्ट पे आप काम करते हैं तो मिनिमम आपको इतना रुपए मिलता है इन हैंड। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए या एवरेज देखा जाए तो जो लेबर वेज कोड आया अपना 4 जिसमें कानून है 2020 वाला, 19-20 वाला, उसमें क्या कहा गया है कि मिनिमम जो एक दिन की जो वो होगी डेली वेज होगी, दिहाड़ी होगी, वो कितना होगा, 400 या 450 रुपए ही रखा गया है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मिनिमम जो वेज होगा इससे कम नहीं होगा, दूसरी तरफ सरकारी सेवकों को आप 18,000 रुपए दे रहे हैं। यानी कि अगर 80% जनता एक पर्टिकुलर मिनिमम वेज पे जीने को मजबूर है तो आप कुछ परसेंट लोगों के लिए, और वो परसेंट कितना है, 2% से भी ज्यादा कम है सरकारी सेवक, अगर 1% ही सरकारी सेवक हैं तो उनके लिए आप हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर सकते हैं। तो ये सब एक बेसिक हो गया, सरकार का खर्च बढ़ेगा, इससे सरकार का फिस्कल पॉलिसी गड़बड़ाएगा। फिस्कल पॉलिसी गड़बड़ाएगा तो सरकार का क्या होगा, जो खर्च करने योग्य पैसा है वो कम बचेगा, इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी का पहिया रुकेगा, और क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अगर सरकार उधार लेगी वो पैदा होगा, इससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सारी चीजें हैं। अब सरकार लेके आई यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, मेंस आएगा तो शायद हम बहुत चर्चा करेंगे, अभी एग्जाम टल रहा है तो थोड़ा थोड़ा मैं भी आराम आराम से बढ़ा सकता हूँ। और चिंता मत करो कि तुम्हारा प्रीलिम नहीं होगा, मैंने कहा ना प्रीलिम की उम्र करंट अफेयर की सिर्फ 5 लेक्चर है, मुझ पर छोड़ दो। मैं करंट अफेयर का ईश्वर तो खुद को नहीं कहूंगा, ज्यादा हो जाएगा, पर करंट अफेयर का वो कैसे ना होता है, एक शानदार जो ड्राइवर होता है, उम्र भर जिसने गाड़ी चलाई है, उस टाइप का है करंट अफेयर मेरे कंट्रोल में, तरह मतलब मुझे किसी मैगजीन को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें फैक्टर क्या है जो आपको जानना चाहिए मित्रों, और इसी के सहारे मैं आपको और भी चीजें हैं जो एग्जाम में यूपीपीसीएस में आ चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी पढ़ा दूंगा। इसके फैक्टर्स हैं, इसके फीचर्स हैं। एश्योर्ड पेंशन, गारंटी पेंशन आपको मिलेगा। कितना गारंटी पेंशन मिलेगा, 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे
drawn over the last 12 month prior to superannuation of a minimum qualifying service 25 years। कोई भी नौकर, सरकारी नौकर अगर मिनिमम 25 साल सर्विस कर लेता है, ऐसा नहीं गए तुमने नौकरी ज्वाइन किया 2 साल किया और बोला चलो मुझे पेंशन दो, तो बेवकूफ है सरकार के। तो कम से कम 25 साल आपकी नौकरी करनी पड़ेगी आपको, और तब आपके अंतिम जो 12 महीने थे, अंतिम 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसका आधा करेंगे। मान लो एवरेज सैलरी 100 रुपए थी, उसका आधा किया 50, और फिर जो आपका न्यू पेंशन स्कीम से आपका कैलकुलेशन आ रहा था उसका पेंशन निकालेंगे, उसका आधा किया, मान लो आ रहा है 45, तो जो बड़ा होगा मिल जाएगा, तो आप कम से कम इतना मिलेगा। ठीक है, अगर ये 55 आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, भाई किसी ने 25 साल नौकरी नहीं की, 10 साल ही नौकरी की, 2 साल ही नौकरी किया, तो भाई उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए बेचारे को ना, घर भेज दोगे ऐसे कैसे चलेगी रोजी रोटी? कम से कम 10,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा अगर 10 साल उसने कर लिया तो। और तीसरा जो फैक्टर है, फीचर है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। जिस तरीके से डीए होता है सरकारी नौकरी में, जो भी लोग होंगे आपको पता होगा, हर 6 महीने में आपका डीए बढ़ता है, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो हर 6 महीने में महंगाई भत्ता जितना इन्फ्लेशन, उसी हिसाब से सरकार तनख्वाह की बढ़ा देती है बेसिक में। और जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको मिलता है डीआर, डियरनेस रिलीफ, अलाउंस रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ही जो भी पेंशन भोगी रहेंगे उनको उनका जो पेंशन है उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से भी जोड़ दिया जाएगा, उतना बढ़ता रहेगा वो हर 6 महीने पे। अब मित्रों कैसे है ना, एक टर्म इसने यूज किया और उस टर्म को मैंने देखा तो मैंने सोचा इसी बहाने में यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू देखता हूँ, और अगर आया है क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। क्या देखा उसने टर्म? डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अगर यूपीएससी होती तो बदमाशी करती, क्वेश्चन वहां से नहीं पूछती, एक ऑप्शन यहां से उठाती, सॉरी एक ऑप्शन यहां से कहीं से उठाती कि भाई एस्योर्ड पेंशन 50% का है, और दूसरा इसमें से खेल खेल देती कि जो डियरनेस रिलीफ होगा ना वो किस पे होगा, सीपीआई पर बेस्ड होगा। पर एक्चुअली आंसर है इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो है आईडब्ल्यू वाला, उस पे बेस्ड होगा। या वो खेल देती होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होगा, ऐसा लिख देती, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है। ठीक है मित्रों, अब यूपीपीसीएस पूछेगा कि डियरनेस रिलीफ सीपीआई आईडब्ल्यू होगा, इसकी संभावना लगभग 0 है, लेकिन हाँ यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे सवाल पूछ चुका है, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपको मैं वो भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये सब न्यूज में थी, बहुत ज्यादा चल रही थी। एक इंपॉर्टेंट है, ये योजना कब से प्रभावित होगी? अगर ये गलती करवाएगा तो 1 अप्रैल 2025 से। जनरली फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से होता है चीजें, तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से होगा तो 2025 में नया फाइनेंशियल ईयर जब लगेगा, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के मित्रों 31 मार्च तक। तो आपको पता है अकाउंटिंग ईयर भी होता है, वो 1 जुलाई से होता है, तो ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। अब चूंकि उसने कहा सीपीआई होगा इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, तो मेरी जिम्मेदारी थी इससे जुड़ी हुई बात मैं आपको बता दूं कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो इंडेक्स निकाला जाता है वो निकाला जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा। और कब निकाला जाता है? 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 12 महीने नहीं, हर महीने। ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण है। लेबर और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा हर महीने ये इंडेक्स निकाला जाता है, और इसी के आधार पे वो इंडेक्सेशन होगा। तो वो इंडेक्सेशन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सीपीआई आईडब्ल्यू कौन पब्लिश करता है। अच्छा, मुझे कितने लोग इसमें बताएंगे कि यूपीपीसीएस में इससे पहले सीपीआई पर और डब्ल्यूपीआई पे सवाल आ चुका है? आ चुका है ना? डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है, सीपीआई कौन पब्लिश करता है, पता है बात? हाँ सर, आ चुका है पहले। सो तो नहीं, मैं बोर कर रहा हूँ क्या? नो सर। नहीं नहीं सर, आ चुका है। आ चुका है सर। ओके, तो इसी बहाने नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को पहले से पता है वो तनाव मत ले, देख लें एक बार या फिर रिकॉर्डिंग देख लें। देखो, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, सीपीआई की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या फैक्ट है? देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मैंने बता दिया, लेबर ब्यूरो जारी करता है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत मंथली जारी करता है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूपीआई क्या है मित्रों? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक में, तो मतलब जो गुड्स है
ध्यान रखना, गुड्स, आई रिपीट, सर्विसेज नहीं, गुड्स। इसीलिए डिमांड हो रही है कि भाई अस्पताल की सेवा, स्कूल की सेवा, ये सब सर्विसेज हैं, इसके भी प्राइसेस को इसमें जोड़ा जाए, तभी एक्चुअल पता चलेगा महंगाई कितनी बढ़ रही है। हर साल 50% स्कूल वाले अगर फीस बढ़ा दे रहे हैं और आप इसको काउंट नहीं कर रहे हो, तो सरकार एक्चुअल महंगाई का अंदाजा नहीं लगा पा रही। तो जो बल्क में गुड्स हैं, उनकी प्राइस में, उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन आया है, ये दिखाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जारी कौन करता है? रिमेंबर, मैंने रेड कर दिया, इसीलिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। दो तरीके के इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, पता होगा आपको। तीन तरीके के एक्चुअली होते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर, आज बता देता हूं। पहला पीएम का होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है पीएम की, विवेक देवराय जिसके अध्यक्ष थे, अभी भी शायद नहीं है, ठीक है, वो बड़ा सा ग्रुप होता है, उसको लीड करता है। दूसरा होता है फाइनेंस मिनिस्टर की। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, वो होते हैं, एक साउथ इंडियन है शायद, अभी क्या नाम है उनका, अपने इकोनॉमिक एडवाइजर का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, CEA बोलते हैं उनको, ठीक है। और वही पब्लिश करते हैं क्या, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के पहले। और तीसरे, नागेश्वरम है सर। हाँ, तीसरे जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में, ठीक है। तो तीन होते हैं, ध्यान रखना। ये जो WPI है वो पब्लिश करते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री में। कॉमन सेंस है मित्र कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स है गुड्स का, वस्तुओं का, वस्तु का व्यापार कौन करेगा? कॉमर्स इंडस्ट्री करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों करेगा? तो कॉमर्स इंडस्ट्री वाला इकोनॉमिक एडवाइजर होगा, रटने की बात तो नहीं है इसमें। और इसका जो बेस ईयर है वो मित्रों 2011-12 है। बेस ईयर क्या है? 2011-12। पहले क्या था? 5-6 था शायद। अच्छा, अब लगे हाथ देख लेते हैं CPI में क्या जानना सर है? अभी न्यूज में आया था, बेस ईयर रिवाइज कर रहे थे इसका 2023 में सर। हेलो, अभी तो शायद नहीं किया है, अभी तो नहीं किया सर, वही तो मैं भी चेक कर रहा था, लेकिन कंफ्यूज हो गया था मैं। तो अभी तो नहीं किया है, तो इतना जल्दी करेंगे भी नहीं, क्योंकि 10 साल तो कम से कम चलाते ही हैं, ठीक है ना, इतना परिवर्तन नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं एक बार, CPI देख लेते हैं। छोटी छोटी चीजें, ग्रोसरी हो गया, रिटेल आइटम्स हो गए, इसमें जो परिवर्तन होता है मूल्यों में, इस मूल्य परिवर्तन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापते हैं। कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है। और आधार वर्ष वही 2016 है। महत्वपूर्ण क्या है कि NSO तो जारी कर देता है CPI, लेकिन NSO है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, आई रिपीट, CPI जारी करता है NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन CPI IW कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो, जो आता है लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ध्यान रखना, अंतर है दोनों में, इसलिए लिखा है। NSO क्या है मित्रों? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस क्या है? मुझे याद है कि मैं महाराष्ट्र में पोस्टेड था और UPSC का एक क्वेश्चन आया, और मुझे नहीं पता था एक्चुअली, उसमें आया था कि जो NSO है, क्या कहते हैं, सांसद निधि, क्या बोलते हैं उसको, MP लैड स्कीम, MP लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या है, लोकल एरिया डेवलपमेंट, ऐसा कुछ। जी सर। जी सर, लोकल एरिया डेवलपमेंट। MP लैड जो स्कीम है, उसका क्रियान्वयन हु इज द रिस्पांसिबल मिनिस्टर? और उसका आंसर था मित्रों MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। और अगले ही दिन मैं जा रहा था घूमने के लिए, और बगल में एक छोटा सा ऑफिस देखा, उसमें कुत्ता भी ना रहे, इतना सड़ा हुआ ऑफिस लग रहा था। उसके ऊपर बोर्ड लगा था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, और उसके ऊपर लिखा था ऑफिस ऑफ NSO। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना ऐसे साइड का मिनिस्ट्री है कि लोगों को नहीं पता होता है। तो ध्यान रखो, NSO किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, MP लैड स्कीम, जिसको आप कहते हो सांसद निधि, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी, जिसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसका भी क्रियान्वयन कौन करता है? MOSPI, ठीक है। मजे की बात कैसे है कि पहले सब अलग अलग थे। पहले क्या अलग थे? NSSO अलग था, CSO अलग था, उसको मर्ज करके अब कर दिया गया है NSO, यानी कि NSSO और CSO को मर्ज कर दिया और अब बना दिया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो था, और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। MOSPI जो है वो दो काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक तरफ तो स्टैटिस्टिक्स का काम करती है,
यानी कि सांख्यिकी डेटा डेटा खेलती है, दूसरी तरफ प्लानिंग का भी काम करती है। अनफॉर्चुनेटली ये डेटा डेटा ज्यादा खेलती है, प्लानिंग कम करती है, ठीक है, इसकी आलोचना है और उसको मेंस में समझेंगे। मेंस में एक्चुअली यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है कि क्या एमपी लैड स्कीम जो है वो मित्रों सेपरेशन ऑफ पावर का विरोधी है। सेपरेशन ऑफ पावर का विरोधी क्यों है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानून बनाते हैं और हमारे कानून बनाने वाले में एमपीज अगर विकास कार्य भी करने लगेंगे, विकास कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। कानून कौन बनाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के मेंबर बनाते हैं। अगर पार्लियामेंटेरियंस विकास करने लगेंगे, सड़क बनवाने लगेंगे, तो फिर कंफ्लिक्ट होगा नहीं होगा? इसलिए एमपी लेड स्कीम रोक देना चाहिए। सच्चाई तो यही, कोविड में रोक दिया गया था, काफी समय के लिए रोक ही देना चाहिए। एमपी लेड स्कीम कहना नहीं चाहिए, बट उस पर बहुत आरोप लगते हैं। पहली चीज तो 4 साल तक खर्च नहीं होता है, अंतिम साल उसको जम के खर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन लैप्सेबल फंड है। जाने तो अब आते हैं मौद्रिक नीति पे बात कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मौद्रिक नीति पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, यहाँ तक समझा? किसी को कोई डाउट? एनीवन? नहीं सर। ठीक है। अब मौद्रिक नीति पे कैसे है कि मौद्रिक नीति पे सवाल बनता है, कैसे भी बनता है, ऐसे बनता है वैसे बनता है। तो मैंने क्या सोचा कि जो बजट इकोनॉमी की सीरीज थी ना, 6-7 वीडियो उस पर कराए थे, बाद में उसको मर्ज करके 3 घंटे का एक मेगा वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। उसमें जाओगे तो शुरुआत में ही आपको लेक्चर में दिख जाएगा, मैंने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई रेट्स, ये सब 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 करवा दिया। लेकिन मैंने सोचा महत्वपूर्ण बहुत है, न्यूज में चल रहा है अभी, इन्फ्लेशन वगैरह का कुछ इशू था, सभी मैगजीन ने कवर किया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मिस हो जाए। तो मैंने सोचा 2-3 मिनट में फिर से पढ़ा देता हूँ। तो मैंने वही वाला डॉक्यूमेंट यूज किया है, वहीं से कर देता। ये अपलोड कर दिया है वहां पे वेबसाइट पे, तनाव मत लेना तुम लोग। मुझ में सौंदर्य बोध नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये सब डॉक्यूमेंट उतना सुंदर है नहीं। कोई मिल जाएगा जो थोड़ा सुधार देगा तो मैं करवा दूंगा। पेज नंबर 30 का 11 पे आ गया। तो खबर ये थी कि भाई इंडिया इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट। अब मैंने यहीं से बात का बतंगड़ बना दिया। देखो ये सब तो इकोनॉमिक सर्वे। जिन मित्रों ने अब तक मेरा बजट इकोनॉमी की सीरीज नहीं देखी है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, वेबसाइट पे भी है, हाथ जोड़ के उनसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज जाके देख लीजिए। क्योंकि कम समय में भी जिस तरीके से मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से पूरी इकोनॉमी पढ़ाने का प्रयास किया है, वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा प्रयास है। जनरली वो यूपीएससी में मिनरल्स वगैरह करते थे, पर यूपीपीसीएस में मुझे आपको मेंस भी पास कराना है, इसलिए मैंने सोचा है अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन अभी से शुरू हो जाए, पूरा प्रीलिम आपका तैयार हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि पहाड़ जैसे भारी डेटा को मैंने सीरीज फूल जितना हल्का बना दिया है। एक बार आप देखिए, प्लीज देखिए, बहुत लोगों ने उसको देखा है, आप भी देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पहले जान लो। पहली चीज तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस लिए है? 6 मेंबर होते हैं मित्रों। भारत में जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी टारगेट दिया गया है एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। साल 2016 था जब इसको कानून लाया गया और कहा गया कि आरबीआई का मुख्य टारगेट है महंगाई को कंट्रोल में रखना, ताकि विकास प्रभावित ना हो, ये ध्यान में रखना है। और इसको जो लक्ष्य दिया गया, वो लक्ष्य दिया गया मित्रों 4+-2 का, यानी कि मिनिमम 2% रखना है, मैक्सिमम 6%। इससे ज्यादा अगर कोई 3 क्वार्टर ब्रीच होता है तो जवाब देना पड़ेगा। किसको? आरबीआई को और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। किसको? सरकार को। किन सरकार को? 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई के, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन ऑफ द आरबीआई, एंड 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड। जो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का, वो होता है आरबीआई का गवर्नर, ऑफकोर्स शक्तिकांत दास है, एक्स आईएएस ऑफिसर एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण जानने लायक क्या है कि भाई ये साल में 4 बार मिलता है और एक क्वार्टर में कम से कम 1 बार मिलेगा। और क्या मित्रों? आरबीआई
एक्ट 1934 को अमेंड करके इसको लाया गया था, साल 2016 में लाया गया था। टारगेट आपको बता दिया 4 + -2 है। अब इसके अलावा मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बजट इकोनॉमी की जो सीरीज है यूट्यूब पे जाना, शुरू में ही मिल जाएगा आपको, एडजस्ट मैं टाइम भी बता दूंगा आपको, डाल दूंगा ग्रुप में। बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो क्या है, इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, क्योंकि सवाल 1-2 बार पूछा ही गया है। बैंक रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, और जो वर्तमान उस समय रेट थे वो भी बता दिए, एक बार देख लेना, कुछ अपडेट नहीं हुआ होगा तो वही रहेगा। सवाल पूछा है यूपीपीसीएस ने, क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल क्यों गठित किया गया था, और इसको मैंने लॉजिकल गेसिंग में भी शामिल किया था, जितने बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा, बड़ा उनको मजा आया था। क्योंकि उस समय जब क्या कहते हैं, सरकार और बैंक के बीच, आरबीआई के बीच थोड़े से झगड़े चल रहे थे, तो केंद्र सरकार ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो मैंने लोगों से बोला था कि जनरली अपने पसंद के लोगों को सरकारें अपॉइंट करती हैं, और जो ऑप्शन नहीं, ये नहीं था यार, उसमें दूसरा था, कुछ तो भी दूसरा था, जिसमें विमल जालान, रघुराम राजन, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, याद करो। आत्मनिर्भर वाले थे। वो दूसरा था, वो दूसरा था, सर वो किताब लिखी गई थी, वो था क्वेश्चन बुक में। थी सर कोई वो। ओके, लॉजिकल गेसिंग वाला वो सब नहीं सर, वो कुछ फंड एलोकेशन का था सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, उस पे था आरबीआई, सर। आरबीआई जो अपना जो भी मुनाफा होता है वो देती हाँ, है, स्टेट सरकार को देती है। सेक्शन 7 या 6 कोड के था सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया था, भारत में विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है। एमपीसी का प्रीलिम में जो सवाल बन सकते हैं उसको मैंने भी डाल दिया है यहाँ पे। क्या सवाल बन सकते हैं मित्रों, एमपीसी का टारगेट क्या है, एमपीसी का अध्यक्ष कौन है, मैंडेट क्या है। मेंस में एमपीसी क्या है, महंगाई रोकने में कहां तक सफल हुआ, अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ा। आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि 3 लगातार क्वार्टर में आरबीआई फेल हो गई थी, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल हो गई थी 4 + -2 के टारगेट को पूरा करने में। ठीक है, बाद में तो दूसरा है। अब आते हैं पेमेंट टॉपिक पे, उम्मीद है हो गया, सभी ने कवर किया था तो मैंने भी कवर कर लिया। अब आता है एक मजेदार सवाल। अच्छा, याद है साल 2022, चलो एक सवाल दिखाता हूँ, ये सवाल पढ़ो, पढ़ो जरूर से, याद आया, पूछा था, यस सर। क्या पूछा था। सर इसका आंसर जामनगर होगा शायद। अरे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल क्या। नहीं, हरिद्वार था सर ये। नहीं सर, जामनगर था, इसे पूछा था कि सर जामनगर है सर। सर ग्लोबल है। अच्छा, सर पूछा था कि किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ओके, ये था क्वेश्चन सर। सर ये तो लॉजिकल गैसिंग में भी सर आपने बताया था, हरिद्वार था सर। मैंने कहा था, सर इसमें जामनगर मैंने 50 जाम बता दिया था, 50-50 तो कोई डेटा होगा। 50-50 पे पहुंचा दिया था आपको, जामनगर या हरिद्वार में पहुंचा दिया था, है ना, ये 50-50 वाले लोग। और हरिद्वार ज्यादा आंसर बन रहा था, बट आंसर इसका जामनगर था, तो 50-50 तक आप पहुंच गए थे, बट एक्चुअल आंसर आपको नहीं पता था। ये सवाल क्यों दिखाया मित्रों, क्योंकि कह रहा है एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। भाई, वैश्विक परंपरागत औषधि जो है, जिसमें आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, ब्ला ब्ला, इन सबका जो केंद्र है, एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे स्थापित करने जा रहा है, ये सवाल पूछा है। और जब कोई सवाल पूछ लेता है तो वो पैटर्न बन जाता है, तो यूपीपी से दोबारा इस तरीके से सवाल पूछ सकती है। एक न्यूज दिखाता हूँ आपको, अंग्रेजी वाले में तो परेशान ना हो, क्यों, क्योंकि अधिकतर चीजें अंग्रेजी में होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, और कुछ चीजें हिंदी में भी होती हैं, इतना पढ़ सकते हो दोनों लोग, है ना, जानबूझ के मैं मिक्स करता हूँ। डब्ल्यूएचओ ने CCRAS, अब CCRAS इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड क्या है, आयुर्वेदा साइंस, ऐसा कुछ करके, ठीक है, रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऐसा। इसी का एक सेंटर है जिसको कहा गया NIIMH, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, क्या बोलेंगे इसको,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्या है, मेडिसिन ऑफ हेरिटेज ऐसा कुछ करके है, मतलब एस से है हेरिटेज, विरासत, हेरिटेज मेडिसिन। हाँ हेरिटेज मेडिसिन ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो अभी इतने फैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट आता नहीं है। ये न्यूज में था मित्रों, पीआईबी ने इसको दिया भी था। अभी जो NIIMH है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्या है, क्या बोला था अभी, हेरिटेज, मेडिकल हेरिटेज। मेडिकल हेरिटेज। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेरिटेज है, ये हैदराबाद में है, और इसको WHO ने क्या किया, पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च सेंटर के लिए नॉमिनेट किया है। क्या किया है, नॉमिनेट किया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल पहले भी आ चुका है, तो मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट हो मैंने हाईलाइट कर दिया। WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, CCRIS है, उसके तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, इंडियन मेडिकल हेरिटेज है ना, हेरिटेज, हाँ देख लेना फुल फॉर्म है, जो हैदराबाद है, उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में कुछ फंडामेंटल रिसर्च के लिए और उस लिटरेचर के लिए WHO का एक सहयोगी केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया गया, ठीक है, 4 साल के लिए। मैं तो वो फैक्ट क्या, सवाल इसी में से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान को WHO ने अपने सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता दी है, तो आंसर क्या होगा, NIIMH हैदराबाद, पहला नंबर। कुछ और जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए कि भाई NIIMH 1956 में हुआ था हैदराबाद में, और इसमें आयुष वाली जितनी भी चीजें हैं सब आती हैं, उसमें योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है। अच्छा सोवा रिगपा कहाँ है, चलो बताओ, सोवा रिगपा कहाँ का है, फेमस है, बहुत फेमस है, टेल फास्ट, सोवा रिगपा कहाँ का है, एनीवन? तिब्बती है क्या? हाँ, सोवा रिगपा एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में और स्पेशली अरुणाचल वगैरह में, तिब्बत वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों। और फिर क्या है, कुछ चीजें और हैं, जैसे अमर पोर्टल है, नमस्ते पोर्टल है, ये आपके प्रीलिम में नहीं पूछेगा, पर मैंने जानबूझ के इसको डाला है। क्यों, देखो कैसे, मैंने मेंस का सवाल आपके लिए बना के दिया है, पढ़ो मेंस के लिए क्या प्रश्न हो सकते हैं। पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि पढ़ाने का, फिर उससे एप्लीकेशन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बनाने का, फ्रेम करने का, फिर उस पर डिस्कस करने का। और ये दुनिया का सबसे अच्छा मौलिक प्रयास हो सकता है, अगर आप ज्यादा करीब रहेंगे किसके, PYQ के, आप ज्यादा करीब रहेंगे सिलेबस के, बजाय इसके कि आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया, पैराफ्रेजिंग किया और दे दिया, वैसा नहीं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। परंपरागत चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से भारत में हेल्थ केयर गैप, क्यों, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो देख लो, एक जो बेड है उसका और पेशेंट का रेशियो देख लो, 70% से 75% डॉक्टर जो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े शहर, वहीं पे कंसंट्रेटेड है, ये सब देख लो। तो ये सब हेल्थ केयर गैप है मित्रों, और इसी वजह से MMR और IMR हमारा बढ़ा हुआ है काफी। तो किस तरीके से हेल्थ केयर गैप को ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पूरा कर सकती है, इसके लिए जो चैलेंजेस हैं उन पर भी चर्चा करनी है। तो जब ये चर्चा करोगे तो उसमें आप डालोगे, क्या डालोगे, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL सरकार ने ये किया है, ताकि नीम का दातुन, नीम का पेस्ट हमें पहले से पता है, हजारों साल से, कोई भी कंपनी आकर के और कहे कि नीम से देखो हम क्या क्या नया बना रहे हैं, और वो हमें 100 रुपए में बेचना शुरू कर दे, वो ना कर पाए। तो नीम के जो औषधीय गुण हैं, इस जानकारी को हमने TKDL पे, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में डाल दिया, और इसको हमने दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ शेयर कर दिया, ताकि नीम से, उसके औषधीय गुणों से अगर कोई दवा बना करके, अगर कोई ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना करके और बेचना चाह रहा है, उसका पेटेंट लेना चाह रहा है, तो नहीं लेने देंगे। क्यों, क्योंकि भैया ये चीज परंपरागत है, हमारे पास पहले से है, उसको आप पेटेंट करवा रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो TKDL का जहां यूज करोगे वहां पे अमर पोर्टल और नमस्ते पोर्टल का भी आप जिक्र कर देना, ठीक है, और लिख देना NIIMH हैदराबाद के द्वारा विकसित, बहुत बड़ा वैल्यूएशन होगा। रोम एक दिन में नहीं बना था, मेंस एक दिन में तैयार नहीं होगा, और लिख के ले लो, जो प्रीलिम करते हैं उनका कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, पर फिर से कह रहा हूँ, लगाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 महीने 30% मेंस को देके देखो, उसके बाद मेंस देना, फिर बताना मुझे, मेक श्योर यू क्वालिफाई फॉर इट। मेंस देख लूंगा मैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है, ये सवाल हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाट का नाम सुना है सर? सुना है। यूनाइटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक है, और अंकटाट क्या करता है मित्रों, 1964 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो प्राइमरी जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से एक नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यूएनजीए ने इसको स्थापित किया था। कब? 1964 में, माफ करना, तो स्थापित हो गया। जो यूएन की प्राइमरी एजेंसीज हैं उनमें आता है इकोसोक, इकोसैक या इकोसोक, क्या है? सर इकोसॉक ही है। वो है सर, इकोसॉक ही। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो आर्थिक और सामाजिक, यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो काउंसिल है, उसके अंतर्गत ये स्थापित किया गया है अंकटाड को। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंकटाड को कब स्थापित किया? 1964 में। अंकटाड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है, अंकटाड क्या पब्लिश करता है, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो मित्रों, ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, ये पब्लिश करता है अंकटाड। तो मैंने सोचा अंकटाड और क्या पब्लिश करता है, तो 4 रिपोर्ट मुझे और मिल गई, लेकिन उन चारों में 3 बेकार थे, कभी नहीं पूछे गए, ये वाला पूछा गया, तो मैंने ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट शामिल कर लिया। तो ध्यान रखना, अंकटाड ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ही किस देश में कितना एफडीआई आया है, ये भी इसी से पता चलता है। मैंने एफडीआई से रिलेटेड एक क्विज करवाया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख सकते हो, सारे डिटेल है, बट फिर भी बता देता हूँ। भारत को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल $70 बिलियन का, लगभग $70.95 बिलियन का एफडीआई मिला मित्रों। सबसे बड़ा जो सोर्स था वो मॉरिशस था, और उसके बाद सिंगापुर था। ठीक है ना? और ये कम है, 43% कम है। अब मेंस का सवाल मैंने लिखा है क्या? नहीं, समय नहीं था तो नहीं लिखा, बट मेंस में सवाल आ सकता है कि भारत में जो डेवलपमेंट है उसके लिए काफी विदेशी निवेश चाहिए, एफडीआई उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा कीजिए, ऑब्स्टेकल पर डिस्कशन कीजिए एंड सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो एफडीआई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस पे भी सीधा सवाल आ सकता है। तो मैंने लिख के रखा है, पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भारत में ऐसा नहीं है कि 3 साल तक ब्राजील की तरह बूम बूम करे जीडीपी 10% 12% ग्रो हो और बाद में 2% हिंदू ग्रोथ रेट आ जाए, बड़ा बुराई होता है हिंदू ग्रोथ रेट, आपको पता ही होता है। दूसरा, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। भारत में रेगुलेटरी बॉडीज कैसे हैं? अभी सेबी में करप्शन हो जाए, तहलका मच जाएगा। अभी हमारे बैंक डूब जाए, आरबीआई में कुछ करप्शन हो जाए, बर्बाद हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, रेरा बहुत अच्छा कर रहा है, सेबी बहुत अच्छा कर रहा है, ट्राई बहुत अच्छा कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मेक्स द कॉन्फिडेंस, गिव द कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर कि वो फर्दर इन्वेस्ट करे। सेक्टरल पॉलिसीज, अलग अलग सेक्टर में, बीट रियल एस्टेट सेक्टर, बीट एनर्जी सेक्टर, बीट एक्सपोर्ट सेक्टर, कैसी पॉलिसीज है? कंजर्वेटिव पॉलिसीज है, क्लोज्ड पॉलिसीज है, या ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, स्टेबल है एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली है, ऑफ कोर्स मोर इंपॉर्टेंट। तो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार गठबंधन की जब थी भारत में, तभी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991-12 का, 91-92 का। क्यों आया था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, फॉरेक्स हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा था लगातार। आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो सभी चाहते हैं, पिछले 15-20 सालों से तो हर इन्वेस्टर चाहता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करे। इसी वजह से पिछले 15-20 सालों से काफी ग्रोथ हमारा अच्छा हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई पीएम गति शक्ति का सारा जोर ही इसीलिए है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सके। इसकी वजह से मान लो कि भाई बिहार में लीची बहुत होता है, लेकिन उस लीची को क्या हो रहा है, मैं महाराष्ट्र में मैंने लीची खाया, पूछा कहाँ से आया, बोला बिहार से आया। मैंने देखा पूरा सूखा हुआ था। फिर कोल्ड स्टोरेज में एक और जगह गया, फ्रेश सेंटर रिलायंस के, तो देखा तो वहां पे लीची ताजा थी, साफ थी, अच्छा था। तो मुझे ध्यान में आ गया कि भाई अगर यही लीची पीएम किसान जो रेलवे चलाया गया था देवलाली से दानापुर, पता ही आपको है ना, 1-2 साल पहले या कोविड में शायद, तो अगर इस तरीके से बिहार के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लीची पैदा होता है, उसको सीधे कोल्ड स्टोरेज लाया जाता है और वहां से ये जो किसान रेलवे है उसमें लादा जाता है और सीधे महाराष्ट्र की मुंबई सप्लाई कर दिया जाता है, क्या होगा मित्रों? ये लीची बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में रहेगा, ताजा फल लोगों को मिल पाएगा, उचित दाम मिल पाएगा किसानों को, और इसकी वजह से जो कोल्ड स्टोरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इसी लीची की सहायता से कुछ फूड प्रोसेसिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, रियल जूस बनाने वाले लोग हैं, वो उत्साहित होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पता लगेगा पहुंच ही नहीं पा रहा तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो दीज आर सम फैक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट।